तालिबान के साथ भारत ने औपचारिक तौर पर बातचीत शुरू कर दी है। इसकी झलक दोहा में दिखी आज, जहां भारतीय राजदूत दीपक मित्तल से तालिबान के नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकज़ई की मुलाकात हुई। ये मुलाकात लंबी चली। स्तानिकज़ई हमारे राजदूत से मिलने भारतीय दूतावास आए थे कतर में, दोहा में। ये मुलाकात तालिबान की गुजारिश पर की गई है। इस मुलाकात का जो सबसे अहम मकसद था वो था अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालना। भारत ने अपनी चिंता जताई कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी हरकतों और आतंकवाद के बढ़ावे के लिए नहीं होना चाहिए। ये साफ साफ तालिबान के नेता स्तानिकज़ई को भारत के दीपक मित्तल ने बोल दिया है। तालिबानी प्रतिनिधि ने भारत को भरोसा दिया कि वो हमारी भावनाओं का ख्याल रखेंगे और वो भारत के साथ मित्रता के संबंध चाहते हैं, जैसा कि तालिबान के हवाले से खबर आ रही है। आज जिस बातचीत की झलक दोहा में दिखी है उसके बारे में आपको याद होगा, एबीपी न्यूज़ ने पहले ही आपको बता दिया था और भारत ने बातचीत की उम्मीदों का रास्ता खुला रखा है। आज ये साफ हो गया। एबीपी न्यूज़ सबसे पहले इस खबर के बारे में आपको जानकारी दे चुका है। हमारी नज़र इस खबर पर बेहद संजीदगी के साथ शुरुआत से है, क्योंकि अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के लोग फंसे हैं और हमको उनको सुरक्षित बाहर निकालना है। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कारोबार है जो बिल्कुल ठप हो चुका है। हिंदुस्तान की साख फंसी है जिसकी हम सबको परवाह है। जिस न्यूज़ शो की खबरों को आप चुनते हैं, इसी इंडिया चाहता है में 25 अगस्त को हमने बिल्कुल शुरुआत में ये बताया था कि भारत सरकार और तालिबान में बातचीत हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है। और आज वो बातचीत दोहा में शुरू भी हो गई, सामने भी आ गई। तालिबान आज दुनिया के सामने एक ऐसी सच्चाई है जिसको ना चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ रहा है। आज 10 दिन हो गए हैं जब उसने अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा किया। तो सवाल है कि क्या उसी तालिबान के साथ अब तमाम देश कूटनीतिक रिश्तों के लिए बात करने को तैयार हैं? हिंदुस्तान भी अब ये इशारा कर रहा है कि वो तालिबान से बात कर सकता है, लेकिन वो बात सशर्त होगी, यानी शर्तों के साथ होगी, भारत के हित की ही बात होगी। तो जैसा कि मेरे रिपोर्टर्स आशीष कुमार सिंह और प्रणय उपाध्याय ने स्टोरी फाइल की थी पिछले हफ्ते, लगभग उसी रास्ते पर अब भारत सरकार आगे बढ़ रही है और तालिबान के साथ उतना संबंध जरूर रखना चाहती है जिससे कि जरूरत पड़ने पर शांति बहाली की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकज़ई यही वो शख्स हैं जो आज दोहा में भारत के जो राजदूत हैं दीपक मित्तल से मिलने पहुंचे थे। ये तालिबान के पॉलिटिकल सेल के सर्वे सर्वा हैं। राजनीतिक संबंध बनाना इन्हीं का काम है, इन्हीं के सुपुर्द किया गया है। इनके बारे में आपको बताते हैं। स्तानिकज़ई पर तालिबान की छवि को सुधारने की जिम्मेदारी दी गई है और ये जिम्मेदारी भी है कि पड़ोसी देशों से रिश्तों को वो बेहतर बनाए। आज उन्होंने भारतीय राजदूत से मुलाकात की, लेकिन स्तानिकज़ई पहले से भारत के साथ बेहतर रिश्तों की दुहाई देते रहे जब से तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया है। शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकज़ई का हिंदुस्तान से एक लंबा नाता भी रहा है। 1980 के दशक में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में स्तानिकज़ई ने ट्रेनिंग की थी। स्तानिकज़ई उनको उनके भारतीय दोस्त शेरू के नाम से जानते हैं, बुलाते हैं, क्योंकि उनका नाम शेर मोहम्मद अब्बासी स्तानिकज़ई है। उस वक्त स्तानिकज़ई अफगानिस्तानी सेना के अफसर थे जो आईएमए में ट्रेनिंग के लिए हिंदुस्तान आए थे, लेकिन बाद में अफगानिस्तान की फौज छोड़कर स्तानिकज़ई तालिबानी हो गए, तालिबान में शामिल हो गए। 1996 से 2001 तक तालिबानी राज में वो अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री भी रहे हैं, यानी एक अहम पद भी वो संभाल चुके हैं। 15 अगस्त के बाद से स्तानिकज़ई लगातार पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने की बात कर रहे हैं। स्तानिकज़ई तालिबान के चेहरे हैं, भारत के साथ दोस्ताना संबंध चाहते हैं, लेकिन तालिबान का इतिहास भी हमको याद रखना होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि तालिबान की बातों पर यकीन करना बेहद मुश्किल है। इसकी झलक आज ही दिख गई। उधर अमेरिका का आखिरी फौजी काबुल से अपने देश के लिए वापस जाता है, उड़ान भरता है। इधर तालिबान का आतंकी चेहरा फिर सामने आने लगता है। मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये गोलियों की आवाज नहीं, चेतावनी है। ये जश्न नहीं, मुसीबत की आहट है।
ये तालिबान का शक्ति प्रदर्शन है। इसका साफ मतलब है तालिबान रिटर्न्स। मेजर जनरल क्रिस डोनियो की ये तस्वीर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है, क्योंकि वो अफगानिस्तान छोड़ने वाले आखिरी अमेरिकी सैनिक बन गए। ये तस्वीर अमेरिकी हार के प्रतीक के तौर पर जिंदा रहेगी। इतिहास में दर्ज रहेगा कि अमेरिका को डेडलाइन से 20 घंटे पहले ही भागना पड़ा। अमेरिका भागा और तालिबान ने एयरपोर्ट पर कंट्रोल लेकर रात को ही जश्न मनाया। दिन में भी एक के बाद एक वीडियो जारी कर संदेश दिया गया कि अब एयरपोर्ट ही नहीं, पूरा अफगानिस्तान उसके कब्जे में है। एयरपोर्ट पर अमेरिका का छोड़ा हुआ साजो सामान, गाड़ियां, मिलिट्री वाहन और यहां तक कि हवाई जहाज भी दिख रहे हैं। अब इन सब पर तालिबानियों का कब्जा है। तालिबानी लड़ाके इन सब का निरीक्षण करते हुए नजर आए। हालांकि अमेरिका का दावा है कि उसने जाने से पहले इन गाड़ियों और विमानों के अहम हिस्सों को नष्ट कर दिया है। आतंकी हक्कानी नेटवर्क को बनाने वाले जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा अनस हक्कानी भी एयरपोर्ट पर नजर आया। अमेरिका ने अपने सैनिक भी हटाए और अपने दूतावास को भी कतर ले गया। अमेरिका तो गया, लेकिन अब तालिबान क्या कर रहा है? अफगानी झंडा उठाने वालों को पीट रहा है, एयरपोर्ट पर सख्ती के नाम पर सिर फोड़ रहा है, विरोध करने वालों की छाती पर चढ़ रहा है तालिबान। दूसरे समुदायों के लोगों को मौत के घाट उतार रहा है तालिबान। हाल ही में आई खबर के मुताबिक अफगानिस्तान के दायकुंदी प्रांत के खदीर जिले में तालिबान के लड़ाकों ने 14 हज़ारा नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। हज़ारा समुदाय ही नहीं, ताजिक मूल के लोग भी तालिबान की ज्यादतियों से परेशान हैं। इन तमाम खबरों में ये साफ नजर आता है कि उदारता की बातें करने वाला तालिबान का जमीन पर चेहरा कितना खूंखार है। तालिबान का दावा है कि वो बदल गया है, सबको साथ लेकर चलना चाहता है। लेकिन 1996 में जब तालिबान के हाथ में सत्ता आई थी, तब उसने पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्लाह और उनके भाई को शहर के बीचों बीच सरेआम फांसी पर लटका दिया था। शरिया के नाम पर सड़कों पर खुलेआम कत्लेआम किया गया। अफगानिस्तान में तालिबान का खौफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि शरिया के नाम पर एक बार फिर पुरुषों के दाढ़ी काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पिछली बार तालिबान जब सत्ता में थे तो पुरुषों को दाढ़ी काटने पर कोड़ों की सजा दी जाती थी। इस बार सजा क्या होगी ये कोई नहीं जानता। महिलाओं के लिए हिजाब फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। पहले हिजाब न पहनने पर कोड़े से लेकर गोली तक की सजा मिल सकती थी। मारा था क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, उल्टी कर रही थी, तो उसने इस तरह क्यों कहते कि क्यों अपना बुर्का उतारा, तुमने चेहरा दिखाया। साल 1999 में गाजी स्पोर्ट्स स्टेडियम में दिन दहाड़े 30,000 दर्शकों के सामने एक अफगानी महिला को तालिबानियों ने मार डाला था। तालिबानी खुद ही पुलिस थे और खुद ही अदालत। बीबी आयशा नाम की एक अफगानी लड़की शादी में हिंसा से परेशान होकर घर से भागी तो तालिबान ने उसके नाक और कान काट लिए। टेलीविजन, सिनेमा, संगीत ये सब अपराध बन गए। यहाँ तक कि 10 साल से बड़ी लड़की का पढ़ाई करना भी अपराध हुआ करता था। यही डर दुनिया को फिर से सता रहा है। अमेरिका के जाने के बाद अब तालिबान आजाद है। अगर वो पुरानी हरकतें ही करता है तो तय है कि भारत ही नहीं, अमेरिका और सबसे बढ़कर अफगानिस्तान के लोगों के लिए मुसीबतों का नया दौर शुरू होने वाला है। संवाददाता प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की गद देखिए। वो तालिबान को हटाने आया था, हराने आया था। वो उसी तालिबान को सम्मान सब कुछ सौंपकर मुंह लटकाकर वापस लौट गया है। अमेरिका गया, तालिबान आया। लेकिन अमेरिका के जाने से पहले ही कांधार में 3 दिनों से काउंसिल ऑफ इस्लामिक एमिरेट की बैठक शुरू हो चुकी है, यानी तालिबान की सुप्रीम लीडर्स की बैठक। ये बैठक कंधार में हुई और इसकी अध्यक्षता तालिबान के सुप्रीम लीडर शेख हिब्तुल्लाह अखुंदजादा ने की है। शनिवार से सोमवार तक 3 दिन की बैठक में ताजा राजनीतिक हालात, सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन पर भी लंबी बातचीत तालिबानी नेताओं के बीच में हुई है। और अब इस बैठक के बाद जो एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज के पास आ रही है अफगानिस्तान की नई सरकार के बारे में, वो मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह बताते हैं। वो भी अब आप सुन लीजिए। सूत्रों के मुताबिक तालिबान ईरान मॉडल पर अफगानिस्तान में नई सरकार का गठन कर सकता है। तालिबान सरकार में एक सुप्रीम लीडर होगा और उसके अधीन सुप्रीम काउंसिल का गठन किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ ईरान में भी है। सूत्रों के मुताबिक हिब्तुल्लाह अखुंदजादा तालिबान सरकार के सुप्रीम लीडर हो सकते हैं। मुल्ला बरादर या मुल्ला याकूब को अफगानिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। मुल्ला याकूब, आपको बता दें, मुल्ला उमर जो खतरनाक आतंकी था उसका बेटा है।
सरकार चलाने के लिए एक सुप्रीम काउंसिल का गठन किया जाएगा, जिसमें 11 से 70 सदस्य तक हो सकते हैं। अफगानिस्तान के सारे फैसले लेने का अधिकार इसी काउंसिल के पास ही होगा। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम लीडर अखुंदजादा कंधार में ही रहेंगे और प्रधानमंत्री और सरकार के बाकी मंत्री काबुल से सरकार चलाएंगे। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक अगले एक हफ्ते में नई सरकार बन सकती है और सूत्रों के मुताबिक तालिबान का हार्डलाइनर गुट सत्ता में किसी और को शामिल नहीं करना चाहता है, जबकि दोहा के तालिबानी नेता दूसरे पक्षों को भी शामिल करने के पक्ष में हैं। यानी हल्का सा तकरार दोनों लोगों में है, जो कट्टर भी हैं और जो नरम हैं, उन दोनों के बीच आपस में एक तरीके का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखाई देता है। हालांकि उम्मीद यही दिखाई दे रही है कि सरकार में गैर तालिबानी पक्ष को भी शामिल थोड़ा ही सही लेकिन किया जा सकता है। आतंकी वारदातें करने वाला, दुनिया भर में कोहराम मचाने वाला, जगह जगह न जाने कितने मासूमों का कत्ल करने वाला तालिबान अब सत्ता में है और वो सामाजिक, धार्मिक और वैश्विक स्तर पर बड़ी बड़ी बातें करता है इस वक्त दिखाई दे रहा है। शायद यही बदला हुआ तालिबान है। अब सवाल ये उठता है कि 20 साल में अमेरिका ने क्या किया। जवाब दिया जाता है कि ओसामा बिन लादेन को ढूंढ निकाला और मार डाला, अलकायदा को तहस नहस कर दिया। अफगानिस्तान में उसने विकास की नई उम्मीदें पैदा की हैं। 20 साल में पढ़ा लिखा तबका तैयार किया, एक नया मिडिल क्लास उभर कर आया। इराक में सद्दाम की हुकूमत और जिंदगी दोनों को खत्म कर दिया। इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन को इराक में कमजोर किया। लीबिया में कर्नल गद्दाफी जैसे तानाशाह का खात्मा किया। अमेरिका इस बात पर खुश हो सकता है कि क्या ये कामयाबियां कम हैं, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर उभरा अमेरिका जब भी कोई जंग लड़ा है वो हार गया है या पीछे हट गया है। कल हमने आपको 5 बड़े युद्धों के बारे में बताया था जहां अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी थी। आज ये जानिए कि अफगानिस्तान में उसकी हार क्यों हुई है। अमेरिका के पास आधुनिक हथियार तो थे, लेकिन अफगानिस्तान की स्थानीय संस्कृति से वो अनजान था। वो अफगानिस्तान में एक ऐसे दुश्मन से 20 साल तक लड़ता रहा जो ज्यादा प्रतिबद्ध था, ज्यादा कटिबद्ध था। अफगानिस्तान की घाटियां, पहाड़, गुफाओं का इस्तेमाल करने में तालिबान माहिर निकला, अमेरिकी फौजी नहीं। तालिबान के लिए यह युद्ध एक जिहाद यानी धर्म युद्ध था, आज़ादी की लड़ाई के समान। अगर कहीं तालिबान कमजोर पड़ता था तो इसको और ज्यादा धर्म युद्ध बना देता था। तालिबान ने खुद को इस्लाम के प्रतिनिधि के रूप में पेश किया। वहीं अमेरिकी और अफगानी सैनिक किसी बेहद बड़े जज्बाती मकसद के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो बदला लेने वहां गए थे। अमेरिकी सैनिक और ज्यादातर अफगानी सैनिक सिर्फ डॉलर के लिए वहां पर युद्ध कर रहे थे। अमेरिकी फौज वापस अमेरिका चली गई है, लेकिन पीछे रह गए हैं सवाल कि अमेरिका ने इस जंग से क्या पाया। इस जंग में जीत तालिबान के नाम लिखी गई और अफगानिस्तान के हिस्से में रह गई दर्द की दास्तान। 11 सितंबर 2001 को आतंकी वार, 31 अगस्त 2021 को आतंक से हार। 20 साल के अंतराल की इन 2 तस्वीरों में अमेरिका का गुरूर 2 बार टूटा है। 2 बार आतंकियों ने अमेरिकी ताकत को चुनौती देकर शिकस्त दी है। जिस तालिबान के खिलाफ अमेरिका अफगानिस्तान में दाखिल हुआ, उसी के हाथ सत्ता सौंपकर अफगानिस्तान से भाग खड़ा हुआ। 11 सितंबर 2001 अमेरिका के ट्विन टावर पर विमानों को टकराकर आतंकी संगठन अलकायदा ने अमेरिका के खिलाफ आतंक का धमाका किया था। के समर्थन से पल रहे जिस आतंक से भारत दशकों से पीड़ित था, उसी का दर्द अमेरिका ने झेला था। 9/11 के बाद अमेरिका ने अलकायदा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अलकायदा का मुखिया ओसामा बिन लादेन समेत अलकायदा के बड़े आतंकी तालिबान की शरण में अफगानिस्तान छिपे थे। इसीलिए अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ दी गई। तकरीबन 20 साल बाद अमेरिका जब अफगानिस्तान से लौटा तो उसके हाथ खाली थे। काबुल एयरपोर्ट पर मारे गए 13 जवानों का दर्द ही नहीं, बल्कि 20 साल में अमेरिका ने अफगानिस्तान में बहुत कुछ खो दिया। अमेरिकी जवान मारे गए 2461, अमेरिकी ठेकेदार मारे गए 3846, अफगानी सुरक्षा बल मारे गए 66,000, नेटो के जवान मारे गए 1144, अफगान नागरिक मारे गए 48,000 और तालिबानी लड़ाके मारे गए 51,191।
ये देखिए, ये तालिबान के वो लड़ाके हैं जो अमेरिकी गाड़ियों में लदकर, अमेरिकी वर्दियों को पहनकर, अमेरिकी हथियारों को हाथ में लेकर अमेरिका के बनाए एयरपोर्ट पर पहुंचे और अमेरिका को अफगानिस्तान से भगाने का जश्न मनाया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने जिस ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए हमला किया था, वो अफगानिस्तान में नहीं पाकिस्तान में मारा गया। यानी आतंक की जड़ें पाकिस्तान में थी और अमेरिका अफगानिस्तान में खोजता रह गया। ये वही पाकिस्तान है जो तालिबान को खत्म करने के लिए अमेरिका से मदद लेता रहा और उसी पैसे से तालिबान को अमेरिका से लड़ने के लिए हथियार देता रहा। इतना ही नहीं, अब भी पाकिस्तान अमेरिका को धमका रहा है, अगर तालिबान को मान्यता ना दी तो 9/11 जैसा हमला फिर से हो सकता है। देखिए, जो उन्हें कहना था उन्हीं ने कह दिया। अब बाद में उन्हीं ने वापस ले लिया अपना स्टेटमेंट, वो अलग बात है, लेकिन उनके जो दिल की मंशा थी वो उन्हीं ने साफ कर दिया, बता दिया कि 9/11 भी पॉसिबल है। एक थ्रेट था, उन्हीं ने दे दिया अमेरिका को कि तुम जल्दी से रिकॉग्नाइज़ करो। लेकिन इस तरह के थ्रेट अमेरिका पे तो मैं नहीं समझता कि कारगर होंगे या कुछ। अमेरिका अपने हिसाब से रिकॉग्नाइज करना होगा जब उसको रिकॉग्नाइज करना होगा। यानी 20 साल बाद भी 9/11 का खौफ अमेरिका के सर पर नाच रहा है और अमेरिका बेबसी के साथ अफगानिस्तान से भाग चुका है। महाशक्ति की इससे बड़ी बेबसी और कोई नहीं हो सकती। आज ये मन करता है कि कहें कि लौट के अमेरिका घर को गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।